Assalamu alaikum. Now we are going to discuss about the chapter number 11 ग्लोकोमा. ठीक है, ग्लोकोमा में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो हमारे पास एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. ग्लोकोमा जो होता है ना, इसको हम काला मोतिया कहते हैं. जो हमने कैटरेक्ट पढ़ा था, कैटरेक्ट के केस में हम उसको जो है वो सफ़ेद मोतिया कहते हैं, बिकॉज उसमें जो आँख के अंदर आपको जो है वो नज़र आ रहा होता है वो वाइट रिफ्लेक्स नज़र आ रही होती है, तो इस वजह से हम उसको कैटरेक्ट को जो है सफ़ेद मोतिया कहते हैं. लेकिन ग्लाकोमा को हम काला मोतिया कहते हैं. देखिए जैसे आपको नज़र आ रहा है कैसे ब्लैक जो है ना, आपको ऐसे लग रहा है ब्लैक पर्ल पड़ा हुआ है आँख के अंदर. क्यों ऐसे फील हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या होता है, काला मोतिया मीन्स के इंट्राओकुलर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि इस तरह से आँख जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाती है. ठीक है, सो ग्लाकोमा की सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं कि इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन जिसमें 3 चीज़ें होंगी. पहली चीज़ क्या है कि इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हुआ होगा पेशेंट का. दूसरा क्या होगा, ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक की जो कपिंग हुई होगी. ठीक है, ये हम बात करते हैं अभी क्या होता है. और तीसरी चीज़ विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होते हैं पेशेंट को. ये 3 चीज़ें जब प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये ग्लाकोमा का पेशेंट है. ठीक है, ग्लाकोमा सिर्फ ये नहीं होता कि इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसको हम ग्लाकोमा कह देंगे, नहीं. बाकी तो दोनों चीज़ें हैं उसको भी हम कंसिडर करते हैं कि पेशेंट को साथ साथ ऑप्टिक डिस्क की कपिंग हो रही होगी और विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स आ रहे होंगे. कपिंग का जो फिनोमिना है उसको समझने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख लें तो उससे आपको इसके जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी. देखें होता क्या है एक्चुअली कि इंट्राओकुलर प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है ना, अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपका देखें, ये आपके पास जो है वो आईबॉल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. और इसमें आपको क्लियर हो रहा है कि आपके पास जो है वो एंटीरियर सेगमेंट होता है और पोस्टीरियर सेगमेंट होता है. एंटीरियर सेगमेंट कहाँ तक होता है? लेंस तक. ठीक है, और पोस्टीरियर सेगमेंट जो होता है वो लेंस से स्टार्ट होता है और पीछे रेटिना तक जाता है. तो लेंस और आपके कॉर्निया के दरमियान में एंटीरियर सेगमेंट है और लेंस और पीछे जो आपके पास रेटिना है वहाँ तक आपका पोस्टीरियर सेगमेंट है. एंटीरियर सेगमेंट में आपके पास एक्वियस ह्यूमर होता है, पोस्टीरियर सेगमेंट में आपके पास विट्रस बॉडी होती है, विट्रस ह्यूमर होता है. ठीक है, और जो आपके पास जहाँ पे ग्लाकोमा में हम डिस्कस करेंगे वो एंटीरियर सेगमेंट है, जिसमें एक्चुअली हमारे पास एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर आता है. एंटीरियर चैम्बर जो होता है वो हमारे कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में होता है. ठीक है, और जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है वो आपकी आइरिस और लेंस के दरमियान में होता है. ठीक है, सो इससे आपको जो है वो समझ आ रही होगी कि यहाँ पे जिसको मैंने ब्लू से किया होगा, ब्लू से जो है ये आपके पास एंटीरियर चैम्बर है, ये जो रेड से शो हुआ ये एक्चुअली आपके पास पोस्टीरियर चैम्बर है. और जो पीछे मैंने आपको ऑरेंज से या ऑरेंज से नहीं पर्पल से कर लेते हैं या इसको, ठीक है, ये जो आपके पास येलो कलर का, येलो कर लेते हैं. येलो जो है आपके पास, ये जो है ना आपके पास पोस्टीरियर सेगमेंट है. ठीक है, जिसमें विट्रस ह्यूमर पड़ा हुआ है. तो एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में एक्चुअली हमारे पास जो एंटीरियर सेगमेंट बना रहे होते हैं ये एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास एक्वियस ह्यूमर होता है. अब एक्वियस ह्यूमर का नॉर्मल पाथवे क्या होता है कि देखें जो सीलियरी बॉडी होती है ये आपको नज़र आ रही है, सीलियरी बॉडी है, इसमें से एक्वियस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा होता है और आगे की तरफ आता है. ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर से पास होता है, आगे की तरफ आता है एंटीरियर चैम्बर में और आके जो कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में एंगल होता है वहाँ पे आके ड्रेन हो रहा होता है. ठीक है, इसके ड्रेनेज में हम देखेंगे अभी क्या होता है, लेकिन अंदर जो है ये ड्रेन हो रहा होता है, ये इसका नॉर्मल पाथवे होता है. सो जब इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और या फिर ऐसा हो कि इसकी ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. तो इसकी डेफिनेशन में अभी हमने यही देखा कि इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है या उसकी ड्रेनेज में मसला होता है. तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट में क्या होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. इंट्राओकुलर प्रेशर जब ज़्यादा होगा मीन्स दैट आँख के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो पीछे की तरफ जो प्रेशर है वो लगेगा ऑप्टिक डिस्क के ऊपर. ठीक है, और ऑप्टिक डिस्क के ऊपर क्या है आपको पता है, वहाँ पे पड़े होते हैं ऑप्टिक नर्व पड़ी होती है हमारी. ऑप्टिक नर्व जो होती है उसकी फर्दर नर्व फाइबर्स होते हैं. ठीक है, नर्व फाइबर्स जब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम आती है. ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है, ये देखें, ये आपके पास नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क है. ऑप्टिक डिस्क के अंदर ऑप्टिक कप है जिसमें से ऑप्टिक नर्व एक्चुअली पास होके ब्रेन की तरफ जा रही होती है, अंदर की तरफ. ठीक है, सो ये नॉर्मल हमारे पास जो रेशो होती है इसकी वो 3:10 होती है, मतलब कप टू डिस्क रेशो. ठीक है, मतलब कप जो आपका होता है वो छोटा होता है अंदर और डिस्क आपकी बड़ी होती है. तो 3/10 मीन्स के कप छोटा है और डिस्क बड़ी है. ठीक है,
और 0.2 टू 0.7 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, तो ये आपके पास नॉर्मल है। लेकिन जब ऐसा हो कि जो ऑप्टिक कप है इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाए, ठीक है, ऑप्टिक नर्व फाइबर्स की डैमेज होने की वजह से एक्चुअली जो ऑप्टिक नर्व होती है ना वो स्वेल कर जाती है, तो उसकी वजह से कपिंग होना शुरू हो जाती है। मतलब ऑप्टिक कपिंग मीन्स ऑप्टिक कप का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो 3/10 रेशो होती है ये मेंटेन नहीं रहती। ये क्यों नहीं मेंटेन रह रही? क्योंकि इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसने पीछे ऑप्टिक नर्व के ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है विजुअल फील्ड इफ़ेक्ट्स। विजुअल फील्ड इफ़ेक्ट्स मीन्स के पेशेंट की जो विजुअल फील्ड है जिसमें नॉर्मली उसको नज़र आ रहा है, हम जो देख रहे हैं इर्द गिर्द, उसमें डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, उसको नज़र जो है वो प्रॉब्लम होगी नज़र में, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर्ली देखेंगे। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, इंट्राओक्युलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कपिंग हो जाती है पेशेंट में, और विजुअल फील्ड इफ़ेक्ट्स आते हैं, फिर हम उसको कहते हैं कि ये पेशेंट जो है ग्लूकोमा का है, ठीक है। अब ग्लूकोमा की क्लासिफिकेशन में 3 तरह की आती हैं, बल्कि 4 तरह की आती हैं। प्राइमरी ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा, कंजेनिटल एंड नॉर्मल टेंशन। प्राइमरी ग्लूकोमा जो होता है इसका मतलब होता है, जब भी हम प्राइमरी का वर्ड यूज़ करेंगे इसका मतलब कि कॉज का हमें नहीं पता, अननोन कॉज है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है कि कोई पहले से कोई डिजीज़ थी उसकी वजह से ग्लूकोमा हो रहा है, तो सेकेंडरी ग्लूकोमा। कंजेनिटल मीन्स बाय बर्थ, या फिर हमारे पास जो बच्चों के अंदर होगा ग्लूकोमा उसको हम कंजेनिटल कह देंगे, मतलब कि कंजेनिटल बाय बर्थ ही हम कंसिडर करते हैं। और नॉर्मल टेंशन मीन्स, नॉर्मल टेंशन समझ आनी चाहिए इससे कि आपके पास जो ऑप्टिक हमने भी पढ़े हैं कि जो ग्लूकोमा के 3 फीचर्स होते हैं ना, इंट्राओक्युलर प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑप्टिक डिस्क में कपिंग नज़र आती है, और तीसरा विजुअल फील्ड इफेक्ट्स होते हैं। नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा में क्या होता है कि विजुअल फील्ड इफेक्ट्स भी होते हैं, ऑप्टिक डिस्क में कपिंग भी हमें नज़र आ रही होती है, लेकिन जो हमारे पास होता है इंट्राओक्युलर प्रेशर वो बिल्कुल ठीक होता है, इस वजह से इसको नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा कहते हैं। अब जो प्राइमरी ग्लूकोमा है उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं कि वो हमारे पास ओपन एंगल भी हो सकता है, क्लोज्ड एंगल भी हो सकता है। सेकेंडरी ग्लूकोमा की भी आगे 2 टाइप्स हैं, ओपन एंगल, क्लोज्ड एंगल। अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल में क्या डिफरेंस है? ओपन एंगल से आपको समझ आ रहा है कि इसमें जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, किस एंगल की बात की जा रही है? जो कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में एंगल बन रहा है, आरिडो कॉर्नियल एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल ओपन है। ओपन एंगल ग्लूकोमा ओपन एंगल है, मतलब एंगल खुला हुआ है, ठीक है, एंगल खुला हुआ है लेकिन फिर भी ग्लूकोमा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है ना कि या तो एक्वियस ट्यूमर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, या हमारे पास जो मतलब ये एंगल के अंदर जो पैथवे है, मतलब इसके अंदर ना एंगल के अंदर पड़ा होता है हमारा ट्रिबेकुलर मैशवर्क। ट्रिबेकुलर मैशवर्क जो होता है ना, बिल्कुल ऐसे आपके पास सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक होल्स होते हैं, ठीक है। तो अब वो जो हमारे पास होती है ना, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मतलब वो फ़िल्टर ना कर पाए, मतलब उसके अंदर से वो पैथवे ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से फिर अंदर नहीं जा रहा, एंगल हमारा खुला हुआ है लेकिन अंदर कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, ठीक है। सो ये ओपन एंगल हो गया। क्लोज्ड एंगल में देखें, आपके पास कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में जो एंगल है वो क्लोज हो गया, नैरो हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पीछे से प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि पीछे से बिल्कुल सही प्रोड्यूस होके आगे आ रहा है एक्वियस ट्यूमर हमारा, लेकिन आगे आकर ड्रेन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में एंगल ही हमारे पास बंद हो गया है। अब कैसे हमारा एक्वियस ट्यूमर आगे जाए और आगे जाकर ड्रेन हो, ठीक है, तो रास्ता ही ब्लॉक हो गया है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ओपन एंगल में रोड खुला हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, आगे से कोई वो ब्लॉकेज आ गई है, ठीक है। और क्लोज्ड एंगल में क्या है कि रोड ही बंद है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद रोड ही बहुत नैरो है कि उसमें से हमारी गाड़ी नहीं पास हो सकती, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं इटियोलॉजी क्या है हमारी ग्लूकोमेटस डैमेज की, ठीक है, कि ये ग्लूकोमा की वजह से जो डैमेज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। 2 तरह से हो सकता है, एक हमारे पास मैकेनिकल थ्योरी है, दूसरी हमारे पास इस्कीमिक थ्योरी है। मैकेनिकल थ्योरी मीन्स कि इसमें कोई प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इस्कीमिक थ्योरी मीन्स यहाँ पे इस्कीमिया हो जाएगा। तो सबसे पहले मैकेनिकल थ्योरी की बात करते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या होता है, जब इंट्राओक्युलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स के अंदर क्या होता है आपको पता है ना, एक्सॉन्स होते हैं हमारे, एक्सॉन्स के अंदर एक्सोप्लाज्म होता है जो फ्लो कर रहा होता है। अब जब इंट्राओक्युलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सोप्लाज्म के ऊपर क्या होगा, जो है प्रेशर अप्लाई होगा, एक्सोप्लाज्म जो है उसका फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। एक्सोप्लाज्म का फ्लो ही रुक जाएगा तो हमारी नर्व्स कैसे ज़िंदा रह पाएंगी, उनको एक्सोप्लाज्म का फ्लो चाहिए था ज़िंदा रहने के लिए। अब वो ब्लॉक हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास
ग्लोकोमा के डैमेज आना शुरू हो जाता है। दूसरी इस्कीमिक थेरी है। इस्कीमिक थेरी में क्या होता है कि इस्कीमिया हो जाता है ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स हमारी सप्लाई करी थी न्यूरोट्रोपिन्स को। न्यूरोट्रोपिन्स जो होते हैं एक्चुअली ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी न्यूरॉन्स के ज़िंदा रहने के लिए हेल्प करते हैं। अगर न्यूरोट्रोपिन्स डैमेज हो जाएंगे इस्कीमिया की वजह से तो न्यूरोट्रोपिन्स नहीं रहेंगे तो हमारी नर्व्स, रेटिनल गैंग्लियन सेल्स भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। जब इस्कीमिक थेरी और मैकेनिकल थेरी मिल जाती है, दोनों तरह से क्या हो रहा है, या तो हमारे पास एक्सोप्लाज्म रुक रहा है या दूसरी तरह हमारे न्यूरोट्रोपिन्स डैमेज हो रहे हैं। दोनों तरह से क्या हो रहा है कि हमारे पास ऑप्टिक जो डिस्क है, ऑप्टिक जो नर्व है उसकी डैमेज हो रहा है, उसमें कपिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर। ठीक है, सो ये आपके पास थेरीज़ हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी नॉर्मल डायनेमिक्स है एक्वियस ह्यूमर की वो क्या है। तो एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन में सबसे पहले बात करते हैं। प्रोडक्शन मैंने आपको बताया सीलियरी बॉडी होती है वो प्रोड्यूस करी होती है, लेकिन उसमें जो मेन हमारे पास काम होता है, आपको पता है सीलियरी बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्स प्लाइकेटा होता है, दूसरा पार्स प्लेना होता है। पार्स प्लेना मीन्स कि वो जो प्लेन है बिल्कुल फ्लैट पोर्शन है, इसमें कोई वेजल्स नहीं होती, ये एक्वियस ह्यूमर प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। और पार्स प्लिकेटा जो होता है ये हमारे पास फोल्ड्स होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर वेजल्स होती हैं जिसमें से पार्स प्लिकेटा में ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखनी है वो ये कि जो हमारे पास होता है ये क्लियर फ्लूइड होता है। दूसरा जो एमसीक्यू के लिए याद रखना है वो ये कि 1 मिनट के अंदर इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो 2 to 2.5 ml होती है। तीसरा जो एमसीक्यू आपने याद रखना है वो ये कि इसमें जो एस्कॉर्बेट का लेवल होता है वो 30 टाइम्स ज़्यादा होता है दैन द प्लाज्मा। ठीक है, ये आपने 3 एमसीक्यूज़ याद रखने हैं। एक्वियस ह्यूमर वैसे क्लियर फ्लूइड होता है, इसमें 99% वाटर होता है, बाकी इसमें सॉलिड्स होते हैं। 80% इसकी एक्टिव सिक्रीशन होती है, पैसिव सिक्रीशन इसकी 20% होती है। एमसीक्यूज़ के लिए 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एस्कॉर्बेट का लेवल इसमें 30% ज़्यादा होता है, 30 टाइम ज़्यादा होता है, और पार्स प्लिकेटा से जो है ये प्रोड्यूस होता है। 3 एमसीक्यूज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हम इसकी जो है ना आउटफ्लो के बारे में बात करते हैं। ड्रेनेज कैसे होती है। ड्रेनेज मैंने आपको बताया है कि जो कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में एंगल होता है उसमें एक्चुअली ड्रेनेज हो रही होती है इसकी, लेकिन 80% ड्रेनेज इसकी यहाँ पे होती है। रिमेनिंग जो 20% होती है इसकी किसी और पाथवे से होती है, वो हम देख लेते हैं। जो 80% इसका पाथवे होता है वो होता है कि जो एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर है, मींस दैट कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में जो एंगल है वहाँ पे सबसे पहले वहाँ से ये जाता है ट्रिपेकुलर मेशवर्क में। ठीक है, उसके बाद ये कैनाल ऑफ श्लेम में जाता है, वहाँ से ये एक्वियस वेन में जाता है और फिर वीनस सर्कुलेशन में चला जाता है। तो ये इसका 80% पाथवे ये होता है। रिमेनिंग जो 20% पाथवे होता है उसको हम यूवियोस्क्लेरल पाथवे कहते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले सीलियरी बॉडी से आया, उसके बाद सुप्राकोराइडल स्पेस, मतलब जो हमारी कोराइड लेयर होती है उसके ऊपर हमारे पास जो स्पेस होती है एक सुप्राकोराइडल, वहाँ पे जाता है और फिर वीनस सर्कुलेशन में चला जाता है। तो 80% जो है ये हमारे पास आयरोडोकॉर्डियल एंगल में ट्रिबैकुलर मेशवर्क के थ्रू जाता है वीनस सर्कुलेशन में, और 20% जो है वो यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो होती है। अब देखिए किसी भी पाथवे में हमारे पास ब्लॉकेज आ जाए, ट्रिबैकुलर मेशवर्क में ब्लॉकेज आ जाए, कैनाल ऑफ श्लेम में ब्लॉकेज आ जाए, आगे एक्वियस वेन में कोई प्रॉब्लम हो, वीनस सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो, तो इस फ्लूइड की ड्रेनेज में प्रॉब्लम होगी और उस वजह से ग्लोकोमा होगा। ठीक है, सो ये हो गया। उसके बाद लास्ट चीज़ आपको बताऊंगी कि जो नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर होता है वो होता है 10 to 21 मिलीमीटर मर्करी। अगर 21 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा हो जाए प्रेशर तो उसको हम जो है ग्लोकोमा लेबल कर देते हैं। ठीक है, कि इंट्राओक्युलर प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसको हम इंट्राओक्युलर प्रेशर ज़्यादा कहेंगे अगर 21 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।